सुन रहा है एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत माननीय ओवैसी साहब एमआईएमआई के अध्यक्ष पहले तो अनुरोध करते हैं और बाद में देखिए क्या तंज कस रहे हैं भाजपा पर, और उनका जवाब असम के मुख्यमंत्री भी दे रहे हैं। और दूसरा एक फिल्म के लेके भी अपना एक विवाद उठा रहे हैं, वाद उठा रहे हैं। आइए देखते हैं और सुनते हैं ओवैसी जी का। गाजा के बहादुरों पर जो आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे, मगर हम हमारे वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि मोदी जी रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, तो सॉलिडारिटी दिखाओ, रोको उन लोगों को। 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है, वो जो ढकेल रहा है फलस्तीनियों को, ढकेल रहा है कि घरों को बर्बाद, 6000 बम गिराए गए। हम भारत के वजीर आजम को बताना चाह रहे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने कहा था कि ये फलस्तीन अरबों का है, जिस तरह अंग्रेजों के लिए बर्तानिया है, फ्रेंच के लिए फ्रांस है, ये अरबों की जमीन है, ये अरबों की जमीन है, गांधी ने कहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। क्यों खामोश बैठी हुई है? अगर हम पूरी दुनिया में सुपर पावर बनना चाहते हैं, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वार क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो फलस्तीनियों को गाजा से निकाला जा रहा है उनकी मदद करनी चाहिए, रोकना चाहिए। अरे उनको पानी दो, दवा दो, लाइट दो। ये कौन सा जुल्म है कि तुम उनको मार रहे हो? बेहतरीन से बेहतरीन हथियार अमेरिका दे रहा है, अरे आप इन पर हथियार बरसा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया। इस पिक्चर में विलन कौन है? बुर्का पहनने वाली बहन है और बाकी सब हीरो है। ये सब दोस्त हैं, हम दुश्मन हैं। ये 9 साल का कारनामा है बीजेपी का कि पिक्चर को प्रमोट करते हैं झूठ की बुनियाद पर। अरे पिक्चर बनाने वालों, तुम हमारी माँ और बहनों की बेइज्जती करके अपना पेट पाल रहे हो, तो थूकता हूं तुम्हारे पेट पर, मैं थूकता हूं तुम्हारी झूठ पर। अल्लाह तुमको गारत करे कि तुम झूठ को दिखाकर तुम सच्चाई को दिखा नहीं सकते। मगर याद रखो, सूरज जब निकलता है तो सूरज सच्चाई की निशानी है। और तुम जानते हो कि मुसलमान दहशतगर्दों का कभी साथ दिया ना कभी देगा इंशाअल्लाह ताला। पिक्चर बना दिए, प्राइम मिनिस्टर प्रमोट कर दिए। अब ये सेकुलर पार्टी के लोग बोलेंगे अब इलेक्शन आएगा तो कांग्रेस के लोग आगे बोलेंगे, ओवैसी साहब गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है। अरे भाई साहब, आपका नामो निशान मिट रहा है। निर्मल में आपका एक क्या नाम उसका, अच्छा कोई भी है, उन्होंने भाग गए छोड़ के, सब छोड़ के भाग रहे आपको, मगर इनको सबको एक ही मर्द दिखता हो, वैसी असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिस। अरे पहले अपने भागने वालों को रोको, उनको समझाओ। सबके सब चपला बगल में रख के भाग रहे, एक के बाद एक के बाद एक। मगर अब कांग्रेस वाले बोलते हैं
नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से, मजलिस के इलेक्शन लड़ने की वजह से मैं 8 सीट लड़ा, 1 एमपी की सीट लड़ा, औरंगाबाद की दूसरी सीट एमपी की लड़े, किशनगंज की लड़े। औरंगाबाद की आवाम को लाखों सलाम। वहां के हिंदू, मुसलमान, दलित, ओबीसी भाइयों बहनों ने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हरा के इम्तियाज जलील को अपना एमपी बनाया। किशनगंज में अख्तरुल ईमान 3 लाख वोट लिए और वहां पे कांग्रेस जीती, बीजेपी नहीं जीती। अब ये बताओ कि क्या खाली भारत में 3 लोकसभा की सीट है, बाकी कुछ भी नहीं है? मगर नहीं, ओवैसी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में जुनैद और नसीर को उनके घर से किडनैप करके जिंदा जला दिए, हरियाणा ले जाकर गाड़ी में डालकर जिंदा जला दिए। ये गौ रक्षक नहीं है, ये राक्षस है लोग। और अब तक कांग्रेस की सरकार असल मुजरिम को नहीं पकड़ सकी। कांग्रेस की सरकार है, कन्हैया लाल को मार दिए, हम कंडेम किए, मरने वाले परिवार को, खानदान को 50 लाख, नसीर जुनैद के खानदान को 15 लाख। ये सेकुलरिज्म। हज को हाजी जा रहे, पत्थर फेंक कर हाजियों को जख्मी कर दिए, इहराम की हालत में, कांग्रेस की सरकार। अब बताओ आप, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मजलिस को मजबूत करो। बीजेपी खुश है, मुनुर काबू मुदिराज उनके साथ आ रहे हैं। बीजेपी खुश है, कितनी खुशी रहती नहीं मालूम। आओ बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े रहते, मालूम ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लीडरशिप बनाओ। नजीर तुमको दिख रहा होगा, मगर नजीर को तुम अपना लीडर बनाओगे तो नजीर इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल के लिए लड़ेगा, आपके लिए जिद्दोजहद करेगा। और हम तेलंगाना की हुकूमत से भी ये बोल रहे हैं, ये जो वाकयात हो रहे हैं उस पर रोक लगाइए आप। ये जो संघ परिवार के ताकतें, ये जो सांप अपना सर उठा रहा है, रोको इनको, इनके नाक में नकील डालो, इनके बढ़ते हुए कदमों को रोको आप। अगर आप यही समझेंगे कि नहीं सब ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं हुकूमत को, ये आपके लिए कहीं चैलेंज ना बन जाए मुस्तकबिल में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि मजलिस को मजबूत करिए और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अमन को हमेशा मजबूत करिए। आदिलाबाद का अमन हमारे लिए बहुत अहम है, तेलंगाना का अमन हमारे लिए बहुत बड़ा अहम है। तेलंगाना को और ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, मगर ऊंचाइयों पर लेकर जाने का मकसद, ये मतलब ये नहीं निकलता कि मेरे ख्वाबों को चूर कर दिया जाएगा। मुझे दबा कर तुम ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते। अगर ऊंचाइयों पर जाना है तो मुझे भी ऊंचाइयों पर जाने का ख्वाब है। हम सबको ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, हम सबको तरक्की करना पड़ेगा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से फिर से अपील है कि अपने दीन से वाबस्ता रहिए, मस्जिदों को आबाद रखो, पढ़ाई हासिल करो, स्कूल को भिजाओ अपनी बच्चियों को और अपने बेटों को, कॉलेजेस को भिजाओ, मुसलमानों पढ़ो, इल्म हासिल करो, काबिल बनो, ताकतवर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, ग्रेजुएट बनो, टीचर बनो, आरडीओ बनो, सरपंच बनो, एमएलए बनो, एमपी बनो। तुमको हर मैदान में आगे बढ़ना है। और याद रखो, कभी भी अपनी जबान पे ये लफ्ज नहीं लाना कि मैं गरीब हूं, मैं क्या कर सकता हूं।
अरे जो गरीब है, तुम तारीख नहीं जानते गरीबों की। वो गरीब ही थे जिन्होंने दुनिया की तारीख को बदल के रख दिया। वो गरीब ही थे जिसने मक्के की सरजमीन पर इनकलाब को बर्पा किया। आदिलाबाद के गरीब मुसलमानों का फायदा होता क्या? अरे तुम्हारी लफ्बाजी की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। और हम हुकूमत के सामने, बल्कि मैं आदिलाबाद के कलेक्टर से कह रहा हूं, आपका काम है कि इंसाफ करो। आपका काम है कि आप आदिलाबाद के मुसलमानों से इंसाफ करो। उनका जायज हक उनको मिलना चाहिए। ये मिट्टी कट्टी बातों से अब मामला हल होने वाला नहीं है। आदिलाबाद में नजीर साहब बता रहे कि 60,000 के करीब मुस्लिम वोट है आदिलाबाद। आप बोले नजीर कितने हैं? 62,000 है बोल रहे कि जो भी होंगे, मगर अब आपको फैसला करना है। अगर इलेक्शन से पहले ये पूरे मसाइल हल होंगे तो फिर कुछ होगा। अगर आप ऐसे ही टाल मटोल करते रहेंगे, आपके चमचों को, हवारियों को बिठा के फूल कार बिना के फोटो डालेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आप कोई टोपी वाले, दाढ़ी वाले को साथ लेके ये समझेंगे कि कुछ हो जाएगा, तो आदिलाबाद का बच्चा, आदिलाबाद का बूढ़ा, आदिलाबाद की माएं बोलेंगी, एक ही टोपी वाला, एक ही दाढ़ी वाला जब तक आके नहीं बोलेगा वोट नहीं डालेंगे किसी को। जब तक लंबी शेरवानी आके नहीं बोलेगा कुछ नहीं होगा। ये आदिलाबाद के गरीब मुसलमानों का मुतालबा है हुकूमत से कि आपको ये काम करना पड़ेगा। जब आप आकर वो बुढ़ो डरा रहे मत डरो, हमको किसी के बाप से डरने वाले नहीं हम भी चाहते बीजेपी आगे ना बढ़े तेलंगाना में। 2014 में, 2018 में तेलंगाना में बीजेपी को हराने में मजलिस का भी रोल रहा है। मजलिस का भी रोल रहा है उसमें। और हम हरगिज़ नहीं चाहते कि बीजेपी आगे बढ़े, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आदिलाबाद में कोई डेवलपमेंट ना हो, हमारे वार्ड में कोई डेवलपमेंट ना हो उसमें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील, कहा आईटी हब भी बनाया गया। आईटी हब में, अब सुनिए बाप, आईटी हब में यहां पर भी नौकरियां मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे भी क्वालिफाइड हैं। अरे सबको दो आप मौका। जब सब गरीबों को मौका मिलेगा तो आदिलाबाद ऊंचाई पर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर 2017 के टीआरटी टीचर का भी मैजर है कि इनके 340 पोस्ट को नहीं 550 पोस्ट को डी रिजर्व करना है। ये मसला असेंबली में कई मर्तबा मजलिस के अरकान असेंबली ने उठाया और आज हम देखते हैं कि भारत की लोकसभा की पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ। हमारे प्रधानमंत्री वो एक फोटो आई लेटे हुए हैं। फिर एक टीवी पर मैं देखा कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके दिल में ये जगह क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें सिखों के मजहबी रहनुमा को भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी होना चाहिए था। अरे यही तो भारत की खूबसूरती है। वजीर आजम, इस देश का मजहब एक नहीं है, भारत का एक मजहब नहीं है, भारत किसी मजहब को मानता भी नहीं है।
भारत पूरे मजहबों को मानता है। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया सब रिलीजन को मानता है। अगर कोई रिलीजन को नहीं मानता, इंडिया उसको भी मानता है। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते, बाहर हुआ। मगर लोग बोलते हैं, अब बोलेंगे नहीं बाहर नहीं हुआ, सूर्य रहमान का सूरा नहीं पढ़े। अरे भाई अंदर भी पढ़ना था, अंदर भी पढ़ना था। यासीन वल कुरानिल हकीम, यह भी पढ़ना था अंदर। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपने साथ इन्हीं लोगों को लेकर गए। वो लोकसभा का नया इफ्तिदा नहीं दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। अफसोस हुआ, पार्लियामेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट बनना चाहिए। मगर ये क्या हुआ है? क्या ये भारत का सेकुलरिज्म है? क्या ये सत्यमेव जयते है? क्या यही दिन देखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी थी? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने काला पानी की सजा काटी थी? क्या इसीलिए जलियांवाला बाग में हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया अंग्रेजों की गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए? क्या इसीलिए बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटों की कटे हुए सर को लाकर पेश किया गया था? क्या इसीलिए टीपू सुल्तान ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी अंग्रेजों से गुलामी को आजाद कराने के लिए? बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये देश के वजीर आजम को नहीं करना चाहिए था। मिस्टर मोदी, आप हिंदुओं के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मुसलमानों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, सिखों के लिए भी हैं, आदिवासियों के लिए आप सब 130 करोड़ जनता के वजीर आजम हैं। आप एक मजहब के नहीं हैं। तो लोग अब कल से बोलेंगे वैसी तेरा मजहब कौन सा है? अरे दीवाने, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, मैं वजीर आजम हिंद की बात कर रहा हूं। मेरी बात तुम जब करोगे, जब कोई मैं ओहदे पर आऊंगा। मगर इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, जब तक आपकी दुआएं, आपका साथ रहेगा, असदुद्दीन ओवैसी जहां ठहरा है वहीं ठहरेगा। मेरी अगर ये फकीरी है तो मुझे अपनी फकीरी पर नाज है। अल्लाह ने मेरी फकीरी में शाही दी है। जो मुकाम अल्लाह ने मंजलिस के लोगों को दिया है, वो किसी बड़े बड़े जमात के कायदीन को अल्लाह ने नहीं दिया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम और फजल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ तो बार बार, हाँ यही है जावेद भाई, बैठ तू। बार बार मीडिया के लोग पूछ रहे आज 28 में है, आप बताओ। मैंने कहा मैं क्या करूं? नहीं, उनकी सालगिरह का दिन है। मैं भी 13 मई को पैदा हुआ, क्या करेंगे? मगर मैं अपनी बर्थडे नहीं मनाता हूं। हमारे दादी मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, उनकी खबर को नूर से भर दे। हमारे घर में कभी भी केक नहीं कटा, ना मैं केक काटता हूं। मेरे को बर्थडे मालूम ही नहीं। जबकि लोग मुझे मुबारकबाद देते तो मैं ताज्जुब करता हूं, इन्हें वाकई मेरा दोस्त है दुश्मन है? इन्हें मेरी जिंदगी का 1 साल कम हुआ, इन्हें खुश हो रहा। हेलो, किधर? बर्थडे तो एक ही है, माह रब्बिल अव्वल में मिलादुन नबी, बस। जिसकी वजह से वजीह तख्लीक़ कायनात हुई है। अब 28 की बात कर रहा हूं, हम उनको जवाब दिए। अब सुनो 28 मई के बारे में।
काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी को हुई। अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों से माफीनामा नहीं लिखा था, 28 मई को पैदा होने वाला 6 माफीनामे लिखा। अल्लामा फजल खैराबादी जान को कुर्बान कर दिए। और हम और आप जो आज इस सरजमीन पर हैं और हमको अपनी वतन से इतनी मोहब्बत है, तो उसकी वजह एक ये भी है कि मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में है, मौलवी इस्माइल और तुर्रेबाज खां मक्का मस्जिद में जुमे के बाद जुलूस निकाले अंग्रेजों के खिलाफ। हैदराबाद की सुल्तान बाजार में ब्रिटिश रेजिडेंसी के सामने तोपें चली, बंदूकें चली। मौलवी इस्माइल साहब गिरफ्तार हुए, काला पानी की सजा उनको मिली। सबसे पहले काला पानी को कौन गया था मालूम आपको? तेलंगाना बिड्डा गया था, यहां से गया था। कैसा था डायलॉग, समझ में आया? तुर्रेबाज खान की लाश को तूपरान के पास सालारजंग गिरफ्तार किए, गोलियां मारकर तुर्रेबाज खान की लाश को सुल्तान बाजार में 4 दिन तक लटका के रख दिया गया। अरे जालिमों, बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, हमारी वफादारी पर शक करने वालों, हम इनके चाहने वाले हैं। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे वो पाकिस्तान को भाग गए। जो वफादार है, जो आज आदिलाबाद में मुकाबला कर रहे हैं जालिमों से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और एक बीजेपी की तरफ से आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर पिक्चर के प्रोमोटर बन चुके हैं। एक पिक्चर बनाई गई, कुछ भी नाम होगा, गलीज नाम उसका, और उस पिक्चर में दिखाया गया, पहले बोला गया कि 32,000 औरतें आईसिस में भाग गई। बाद में केरला की एक सियासी जमात की यूथ विंग ने ऐलान किया कि हम इतने करोड़ का इनाम देंगे अगर तुम 32 नाम बता दिए तो फौरन बोले नहीं, खाली 5। और प्राइम मिनिस्टर बोल रहे बड़ी अच्छी पिक्चर है। प्राइम मिनिस्टर, आप से बड़ा कोई एक्टर नहीं है। आप जो 9 साल से पिक्चर बना रहे हैं ना, वो सब लोग देख के खाली खुश हो रहे हैं, मगर जब ये पिक्चर खत्म होगी तब इस देश के लोगों को ख्याल आएगा, अरे ये पिक्चर थी, रियलिटी नहीं थी। बड़े खबर सुनने और देखने के लिए एमएजेपी न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए एमएजेपी न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए एमएजेपी न्यूज और देखिए एमएजेपी न्यूज। और देखने के लिए एमएजेपी न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए एमएजेपी न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए एमएजेपी न्यूज और देखिए एमएजेपी न्यूज। देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम। बाद देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।